तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा तीसरा दिन रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे रासायनिक समीकरण के लाभ एवं हानि, यानी कमी और महत्व। क्या कमी है रासायनिक समीकरण में और उसका क्या महत्व है। एक तरीके से रासायनिक समीकरण से हमको क्या सीखने को मिलता है और क्या कमी रहती है, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको शुरू से मैथ और साइंस आपका पढ़ा रहे हैं और आपका वीडियो जो है वो लगातार हमारे चैनल पर आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आज के टॉपिक का, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रासायनिक समीकरण के लाभ, यानी हम इसको महत्व भी बोल सकते हैं। यानी रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो नहीं मिलती, अगर मिल जाती तो अच्छा होता। तो पहला अगर हम देखें महत्व, तो ये है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की जानकारी देते हैं। पहला तो फायदा ये होता है कि अभिकारक, यहाँ पे लिख देते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है कि किस तरीके की जानकारी मिल जाती है। हमको उसका नाम पता चल जाता है, हमको उसका अणुसूत्र पता चल जाता है अभिकारक का, और अभिक्रिया के दौरान जब हमारा उत्पाद बनता है तो हम लोग उसका भी अणुसूत्र, उसका नाम ये पता कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि रासायनिक समीकरण की मदद से हम लोग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि रासायनिक समीकरण से परमाणु और अणुओं के संगठन का पता चलता है। संगठन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से ये मिलकर आपस में क्या किए हैं, वो पदार्थ बनाए हैं, ये पता चल जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि रासायनिक समीकरण से अणुओं की संख्या और द्रव्यमान के अपेक्षित अनुपात का भी पता चल जाता है। यानी रासायनिक समीकरण से आपको अणुओं की संख्या भी पता चल जाती है और जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात भी आपस में क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनसे हम लोग अणुओं की संख्या भी पता कर पाते हैं और द्रव्यमान का जो अपेक्षित अनुपात है वो भी पता कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फायदे की क्या है, बात है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। इसका क्या मतलब होता है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति से मतलब ये होता है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे उष्मा शोषी है, उष्मा आपका यहाँ पर उत्सर्जी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, या एकल अभिक्रिया है, या संयोजक अभिक्रिया है। मतलब अभिक्रिया किस प्रकृति का है ये हमें क्या किया जाता है, रासायनिक जो आपका समीकरण है उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पांचवा की, तो रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। यानी अगर आप चाहो तो जो गैस बन रहा है या जो गैसीय पदार्थ है उसका आयतन ज्ञात करना, तो वो आप रासायनिक समीकरण की मदद से ज्ञात कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपका कभी कभी क्या किया जाता है, 2 नंबर में पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं बताइए या रासायनिक समीकरण का महत्व समझाइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके निगेटिव पॉइंट की। यानी रासायनिक समीकरण का अभी तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं फायदा, अब क्या पढ़ने वाले हैं, नुकसान। नुकसान का मतलब ये है कमी, नुकसान नहीं है, ये कमी है। क्या कमी रह गई उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो हेडिंग है आपका रासायनिक समीकरण की कमियां या सीमाएं। यानी रासायनिक समीकरण की अपनी खुद की सीमाएं होती हैं, उसके बाहर वो जा नहीं सकता या उसके बाहर वो आपको जानकारी दे नहीं सकता। पहला क्या है, पहला ये है रासायनिक समीकरण से अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हो तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। अब आप कहोगे कि नहीं सर,
हमें पता होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने लिखा था Mg+O2, तो क्या हो गया था MgO। तो यहाँ पर Mg यस था, O2 जी था और ये यस था। इसका मतलब ये है कि ये तो सॉलिड है, ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन देखिए Mg जो होता है, Mg एक तरीके से क्या होता है, चादर की तरह पतला सा पत्ती होता है। लेकिन ये जो ये MgO होता है ये राख होता है। अब दोनों ठोस में फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बता देता है कि ठोस है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि किस तरीके का ठोस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण से हम अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हमको ये तो पता होता है कि ये ठोस है, लेकिन कितना ठोस है ये नहीं पता होता, या कितना द्रव है ये नहीं पता होता, या गैस है तो हल्की गैस है कि भारी गैस है ये भी नहीं पता हो पाता। तो मतलब इसकी भौतिक अवस्था के बारे में रासायनिक समीकरण से हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती। दूसरा देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती। क्या होता है कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर तापमान प्रयोग हुआ है, दाब प्रयोग हुआ है या उत्प्रेरक प्रयोग हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिख कर दर्शाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये चीजें लिखी नहीं रहती, और लिखी भी रहती हैं तो उससे आप देखकर केवल और केवल एक अनुमान लगा सकते हो। आपको यहाँ पर फिजिकली कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे Fe लिखा है तो आप समझ गए कि ये लोहे का चूर्ण है, लेकिन वो चूर्ण किस तरीके का है ये आपको जानकारी नहीं मिलती। तो ये एक तरीके से इसकी कमी है। अब यहाँ पर आपका तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से हम अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रण के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, या हमें जानकारी नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये होता है कि जब अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है या कितनी धीमे हो रही है इसकी जानकारी हमें नहीं होती। हम देख रहे होते हैं कि अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया के दौरान जब हमें रिजल्ट दिखने लगता है तब हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि अभिक्रिया हो चुकी है। लेकिन जब अभिक्रिया हो रही होती है तो उस दौरान हमें कुछ भी पता नहीं होता कि कितनी तेजी से अभिक्रिया हो रही है, या अभिकारक सांद्र है या तनु है, या जो उत्पाद बन रहा है वो सांद्र है या तनु है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो कहाँ हो रही है और किस बर्तन में हो रही है, किस तापमान पर यानी किस माहौल में अभिक्रिया करवाई जा रही है, इन सब की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं देता। जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो मान लेते हैं फ्लास्क में करवा रहे हैं, या किसी बीकर में करवा रहे हैं, या किसी बड़े बर्तन में करवा रहे हैं, या ऐसे ही करवा रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। प्रयोगशाला में अभिक्रिया हो रहा है कि ऐसे ही कहीं खुले में हो रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं देता। तो ये इसकी एक तरीके से कमी है, या अपनी ये सीमा ये आपका बना के रखा है। पांचवा बात कर लेते हैं, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया कितनी देर में पूरी होगी इसकी सटीक जानकारी हमको रासायनिक समीकरण नहीं देता। अभिक्रिया 1 घंटे में पूरी हो रही है कि 1 मिनट में पूरी हो रही है कि आपका आधे घंटे में हो रहा है, या 2 दिन या 4 दिन में हो रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं देता। तो ये भी इसका क्या है, एक तरीके से कमी है। अगर हम बात करें छठवां, तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय ये भी ज्ञात नहीं होता। हालांकि इसके लिए इस तरीके का एरो का चिन्ह लगाया जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया आपका उत्क्रमणीय है, और केवल एक ही तरीके का ऐसे तीर लगा होता है तो बताया जाता है कि नहीं नहीं ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय है। मतलब आप पुनः एक बार जब उत्पाद बन गया तो उससे अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले में क्या होता है, इसमें आप चाहो तो उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हो। उत्पाद से क्या प्राप्त कर सकते हो, अभिकारक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन
कितना अभिकारक प्राप्त होगा या कितना उत्पाद बना है, इन सब की जानकारी ये सटीक नहीं देता। तो ये थी कुछ कमियां और कुछ लाभ जो रासायनिक समीकरण के थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका ये जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात कर रहे होंगे। वहां पर हम लोग आपको बात करते हुए नजर आएंगे, संयोजक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजक अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन क्या होता है। सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।